वेलकम टू मेडी जेई क्लासेस। दिस इज फिफ्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इस लेक्चर का स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, जिस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या है? इससे पहले हम देखा कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होता है, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। दैट 2 इलेक्ट्रोड इज सेपरेटेड बाय द यूनिट लेंथ and having unit area of cross section. So the conductivity of 1 mole of electrolyte, okay, so the conductivity of 1 mole of electrolyte kept between the electrodes, kept between the electrodes with unit area of cross section, with unit area of cross section and separated by यूनिट डिस्टेंस, यानी दो इलेक्ट्रॉड के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी यूनिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी। ऐसे इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसके कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं आपका लैम्डा से। ठीक है, दैट इज इंडिकेटेड बाय लैम्डा। So it is denoted by, आप ये भी यूज करते हैं और लैम्डा का भी यूज करते हैं। ओके, डिपेंड करता है कि हम क्या सा यूज लेना चाहते हैं। ओके, सो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। नाउ सो लैम्डा एम। अब मोलर कंडक्टिविटी एंड नॉर्मल कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है? तो मोलर कंडक्टिविटी या नॉर्मल कंडक्टिविटी में देखिए क्या रिलेशन आपका। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा से इंडिकेट करते हैं, अपॉन कंसंट्रेशन। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड नॉर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो यहां से क्लियर है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है that is inversely proportional to the concentration। ठीक है, concentration के inversely proportional है। अगर मैं concentration बढ़ा दूं इलेक्ट्रोलाइट का तो मोलर कंडक्टिविटी जो है आपका वो डिक्रीज हो जाएगा। Now in terms of molality, जहां C क्या है? concentration। अगर आप molarity लेते हो तो अगर मोलर कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन के बजाय अगर आप मोलैरिटी लेते हो तो सिर्फ क्या करने का, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, इसका यूनिट देखेंगे तो यूनिट ऑफ एम जो होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट, इंडिकेटेड बाय lambda m is equal to ohm inverse मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ओम इनवर्स को ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर माइनस ओम इनवर्स इज आल्सो नोन एज सीमेंस। ठीक है, कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं, उससे भी दिस इज द यूनिट।
ओके, नाउ ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू द मोलर कंडक्टिविटी. नाउ मोलर कंडक्टिविटी एंड नॉर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वैरी करता है. अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो उससे उसके कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको स्टडी करना. दैट इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन. दैट इज उसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या आएगा. ये था मोलर कंसंट्रेशन. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होता है दैट इज नोन एज द मोलर कंडक्टेशन, मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एंड नॉर्मल कंडक्टिविटी रिलेटेड टू दिस फार्मूला. ठीक है, अब इस फार्मूला से एक चीज देखेंगे तो अभी आगे अपने को यूज भी आएगा कि मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. यानी कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा देन मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. बट अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कंडक्टिविटी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी. लेकिन यही जो कंडक्टिविटी है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू सी. सो अभी हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ओके, एंड कंडक्टिविटी का वेरिएशन, कि डाइल्यूशन से इन दोनों का कंडक्टिविटी कैसे चेंज हो जाता है. ओके, सो वेरिएशन of conductivity and molar conductivity with concentration. That is dilute करेंगे तो क्या होगा देखते हैं. पहले हम लेते हैं फॉर सिंपल जो कंडक्टिविटी है वो. सो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आइदर इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग और वीक. ओके, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन. अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाता है, आपका घट जाता है. रीजन भी पढ़ेंगे व्हाई. सो for both strong and weak electrolyte, conductivity decreases with dilution. क्यों? डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा. ठीक है, डिक्रीजिंग डाइल्यूशन एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. एंड अभी हमने पढ़ा कि द कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. सो अगर डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा और कंसंट्रेशन घटेगा तो कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा. एक और भी रीजन है कंडक्टिविटी घटने का, वो है कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो इन दैट कंडीशन नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आता है. ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो उसमें वेरिएशन नहीं आता, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है. एंड जो हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं दैट इज डिफाइंड फॉर पर यूनिट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा. तो अगर कॉज लिखना हो कि why on dilution concentration decreases, this is because as dilution increases the number of ions per unit volume decreases. As the dilution increases, number of ions per यूनिट वॉल्यूम जो होता है आपका वो घट जाता है. नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड हेंस
conductivity decreases. So conductivity decreases. ठीक है, ये तो आपका है सिंपल कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी का। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी for both strong and weak electrolyte on dilution molar conductivity increases. Why? उसको स्टडी करेंगे हम, क्योंकि एक तो रिलेशन से डायरेक्ट इनवर्सली रिलेशन है। सो फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए द मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ऐसा क्यों? अभी देखा कि मोलर कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी। सो ऑन डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन घट जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है। सो कंसंट्रेशन विल डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई द मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। नॉर्मल कंडक्टिविटी से ठीक उल्टा। एक और इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि वाई कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने से बढ़ता क्यों है। उसके पीछे रीजन है कि जब इसके हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों का अलग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है। ठीक है, तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इफ वी डाइल्यूट द इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और अगर हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के बीच में पकड़ ढीला होगा। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस है दैट विल इजीली, यानी उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। इन दैट कंडीशन जो आपके आयंस हैं वो वीकली बॉन्ड होगा तो वो इजीली मूवमेंट है, यानी ये समझ सकते हैं कि फॉर डाइल्यूट, अगर मैं किसी चीज को डाइल्यूट करता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करता हूं, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस विल डिक्रीज एंड सो द मोबिलिटी ऑफ आयन विल इंक्रीजेस। आयंस का मोबिलिटी बढ़ जाएगा तो मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीजन है कि उसका आपका ऑन डाइल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, आयंस इजीली मूव कर सकता है, यानी आयंस के जो मोबिलिटी होता है वो आपका मूव कर जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉज, यहाँ पे आप ये जो बोला मैंने वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाई ऑन डाइल्यूशन जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है वो आपका बढ़ कैसे जाता है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं डाइल्यूट करता जाऊं, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता जाऊं, तो एक टाइम आएगा ऐसा जब मैक्सिमम डाइल्यूशन होगा। मैक्सिमम डाइल्यूशन का मतलब जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और इस फॉर्मूला में अगर मैं कंसंट्रेशन जीरो करूं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑब्टेन करने के लिए डाइल्यूशन को मैक्सिमम करना पड़ेगा, सो दैट कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो एंड मोलर कंडक्टिविटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सो द मैक्सिमम कंडक्टिविटी इज नोन एज, यानी if dilution reaches to maximum, if dilution reaches to maximum or concentration approaches to zero, the molar conductivity becomes maximum. The molar conductivity
becomes maximum. मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. दिस maximum molar conductivity. This maximum molar conductivity is known as limiting molar conductivity and it is denoted by lambda m ऊपर नॉट का सिंबल. दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, अब देखते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच क्या रिलेशन होता है. ठीक है, तो ये था आपका रेडिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है. एक बढ़ता है दूसरा घटता है. ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो देखिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर strong electrolyte the relation between molar conductivity and limiting molar conductivity is given as how? Molar conductivity is equal to limiting molar conductivity minus a under root of c. This is the relation for strong electrolyte. अब देखते हैं क्या क्या है. lambda m molar conductivity, lambda m not limiting molar conductivity, that is maximum molar conductivity. A is a constant and c is concentration. यहाँ पे c है आपका concentration and A is constant. जो कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है? That depends upon temperature, that depends upon nature of electrolyte and also depend upon nature of solvent. So A constant and depends on first temperature, second one is nature of electrolyte and third one nature of solvent. इतने सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कौन? ए कांस्टेंट. ओके, तो ये था आपका स्ट्रॉन्ग के लिए. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता ही है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? जैसे हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के जो बहुत ज्यादा होता है तो उसको वो फ्री हो सकता है, मोबिलिटी बढ़ेगा. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन से क्या होता है? तो देखिए हम अब पढ़ते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं? So for weak electrolyte, जब हम डाइल्यूट करते हैं तो ड्यू टू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के कारण से क्या होता है कि उसका डिसोसिएशन जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट the number of dissociation, sorry number of क्या, degree of dissociation of dissociation
increases due to which number of ions increases and number of ions अगर increase होगा hence molar conductivity increases। तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से आपका बढ़ता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड देन इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम with concentration for strong and weak electrolyte। ठीक है, कैसे देखिए, ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं उसमें फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी का लीनियर रिलेशन होता है। ठीक है, यानी ये इंडिकेट करता है आपका अंडर रूट ऑफ सी का एंड ये इंडिकेट करता है मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ इज लाइक दिस। ओके, स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो नहीं होता, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या शो करता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन का वेरिएशन एंड मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन जो है वो लीनियर रिलेशन शो करता है। यानी अगर स्मॉल कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला भी दिया था कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी A अंडर रूट ऑफ C। ये क्या शो करता है, लैम्डा m, और इसके बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये क्या आ रहा है, स्लोप निगेटिव आ रहा है। एक तो लैम्डा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ हम C बोल सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन के साथ में लैम्डा m जो है वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली वेरी कर रहा है, अंडर रूट में है। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल स्ट्रेट थोड़ा सा रहता है। ओके, एंड निगेटिव स्लोप है, दैट्स व्हाई इसे नहीं तो स्ट्रेट लाइन होता है। एंड ये ऑरिजिन से पास भी नहीं करेगा बिकॉज कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो रहा है। सो लैम्डा m एंड अंडर रूट c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एंड जो कि निगेटिव स्लोप है तो ये। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड concentration is a straight line, but for weak electrolyte it is not follow a straight line। weak electrolyte के लिए ये ग्राफ जो होते हैं ये आपका है for weak electrolyte and this is for strong electrolyte। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर अपने को मोलर कंडक्टिविटी निकालना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो तो हम बाय इंस्पेक्शन से भी निकाल सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ग्राफ दिया होता तो उससे हम वेरिएबल निकाल लें। पहले भी और बहुत सारे पहले भी ऐसे ग्राफ आते हैं। ठीक है, फिजिक्स में तो ऐसे ग्राफ भर भर के आते हैं जहाँ पे आपका ग्राफ दिया रहेगा, उसका स्लोप से, उसके एरिया से बहुत सारे चीजें निकालते हैं। तो ये ग्राफ स्ट्रेट है तो इसीलिए बाय इंस्पेक्शन इस ग्राफ से अपने को हम मोलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। बट ये जो ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, ऊपर से कोई पर्टिकुलर जो है आपका रिलेशन भी नहीं होता है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए
यूज किया जाता है कोहलर्ट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ये अलग से एक थियरी है, ठीक है। ये स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर अपने को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन पता है तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कि पहले ये देखते हैं कि ये जो कोहलर्ट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस है वो बेसिकली है क्या, और फिर उसके हम एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो हम करेंगे कोहलर्ट्स लॉ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के ही फाइंड करने के लिए होता है, ओके। सो नाउ द थियरी इज कोहलर्ट्स law of independent migration of ion। ठीक है, ये क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन है विच इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ देयर आयंस। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंसंट्रेशन जो है लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन उसके पॉजिटिव और निगेटिव के पॉजिटिव और निगेटिव के सम के बराबर होता है। सो इट स्टेट्स दैट द एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, स्टेट करता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, द लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी represented by represented by sum of algebraic sum of represented by algebraic sum of limiting molar conductivity of ions of the electrolyte, limiting molar conductivity of ions यानी positive and negative of electrolyte। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी मोलर कंसंट्रेशन मतलब NaCl है, एग्जांपल NaCl है, इसका लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन निकालना है, तो दिस विल इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो उसके आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं करेंगे तो फिर वो लिमिटिंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा तो आप सिंपली मोलर कंसंट्रेशन वर्ड आएगा, लेकिन आपने यूज किया लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन। तो लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन कब होता है? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, यानी डाइल्यूशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए। इन दैट कंडीशन आपका जो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो
जो मोलर कंसंट्रेशन है वो बन जाता है आपका लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन। इसीलिए इस लॉ के साथ में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंक्लूड कर दिया जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो ऑटोमेटिकली जो मोलर कंडक्टिविटी आएगा वो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। ओके, नाउ अब एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज एक जनरल फॉर्मूला भी है लेकिन मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आपको निकालना कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले ये देखिए कि कैल्शियम क्लोराइड जो टूटेगा तो क्या बनेगा, Ca+2 प्लस 2 Cl माइनस, यानी कैल्शियम का सिर्फ एक आयन बना, कैल्शियम का सिर्फ एक आयन बना लेकिन क्लोरीन का 2 बना है। तो ये जो प्रोडक्ट रहता है, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्लोरीन 2 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरीन में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये करना पड़ेगा, कैल्शियम कितना है तो लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन माइनस, यानी जो आयंस होगा, ठीक है, वो जो जितने आयंस होंगे वो उसके साथ में क्या होता है आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर जनरल फॉर्मूला की बात करो, ठीक है, जनरल फॉर्मूला तो जैसे मान लीजिए कि लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन निकालना है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका मोलर कंसंट्रेशन, सॉरी मतलब मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी, और निगेटिव आयंस का मोलर कंसंट्रेशन। बट ये समझने में थोड़ा सा वैसे ये स्टैंडर्ड होता है कि जितना पॉजिटिव आयन जितना निगेटिव आयन हो, तो पॉजिटिव आयंस जो है कैल्शियम 1 है और क्लोरीन आयन 2 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं 2-3 आपको एग्जांपल बता देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि AlCl3 है तो यहाँ एल्यूमिनियम का कितना आयंस होगा 1 और क्लोरीन का कितना आया होगा 3, तो एल्यूमिनियम का जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो प्लस थ्राइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस। ठीक है, कोई सा भी हो, मान लीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी निकालना है H2SO4 का, तो क्या हो जाएगा, जब ये टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आएगा, तो ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर का एक ही SO4 मिलेगा। अब इसको तोड़ोगे H2SO4 तो ये आएगा आपका 2H प्लस SO4 माइनस 2, तो हाइड्रोजन कितना है 2, तो वो 2 पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस 2। ठीक है, ये बेसिकली क्या था आपका कोहलर्स लॉ। अब देखते हैं इसका कोहलर्स लॉ का एप्लीकेशन। कोहलर्स लॉ का एप्लीकेशन है कि हाउ यू विल फाइंड, हमने देखा कि कोहलर्स लॉ का क्यों आया कंसेप्ट, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो फाइंड नहीं कर सकते, किसके, उसके ग्राफ से, बिकॉज ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, तो इसको यूज करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ क्या है। तो ये था सिर्फ कोहलर्स लॉ कि उसके इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो उसके आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। सो एप्लीकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। पहला है कि इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, सो पहला डिटरमिनेशन ऑफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे,
ओके, तो अब अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो बाय नोइंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ strong electrolyte we can easily calculate. So with the help of limiting molar conductivity of strong electrolyte, the limiting molar conductivity of weak electrolyte can be calculated. देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH का अपने को मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, ठीक है। दैट डिटरमिनेशन ऑफ लैम्डा M4, डिटरमिनेशन of limiting molar conductivity for acetic acid that is CH3COOH by knowing for strong electrolyte चाहिए तो उसके मान लीजिए CH3COONA HCl एंड NaCl, ये सारे का सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इस तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर पता है तो हम इसके हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार रिजॉल्व करने के बाद में इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। देखिए कैसे, अपने को पता है, मैं साइड में लिख के लिख लेता हूं कि अपने को लाना क्या है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH अकॉर्डिंग टू कोहलर्स लॉ क्या होगा ये, अकॉर्डिंग टू कोहलर्स लॉ इस इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये है। यानी अगर आपको ये लाना है तो इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखते हैं, तो पहले क्या करते हैं, एक एक करके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको तोड़ देते हैं। तो देखिए पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं CH3COONA, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA को कोहलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, CH3COO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, ठीक है। दो पार्ट में टूटा ना आयंस में, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसके आयंस है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है, HCl, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl क्या आएगा, ऑफ H प्लस प्लस Cl माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। एंड नाउ NaCl, तो लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, ये कितना टूटेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, इक्वेशन 2, ठीक है। एक्चुअली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, कभी कभी वर्ड निकल जा रहा है कंसंट्रेशन नहीं है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ओके, नाउ अपना टारगेट क्या है, ये लाना इस सब से, यानी फाइनली जो अपने पास आए वो ये और ये बचना चाहिए, तभी जाकर के ये इसका होगा। यानी बाकी पोर्शन का काम नहीं है, तो बाकी पोर्शन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एलिमिनेट कर देते हैं।
मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ऐसा कब होगा? तब देखिए क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके इसको माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कीजिए आप, इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर दीजिए, यानी इन दोनों को ऐड कीजिए और थर्ड वाले को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब समझे क्या हुआ कि ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए इन दोनों में Na प्लस क्या है, पॉजिटिव, और थर्ड वाले को जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन दोनों में ये पॉजिटिव है और ये पोर्शन क्या है, निगेटिव, यानी पहले दूसरे इक्वेशन को ऐड किया और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये, इसको अगर करते हैं ऐड करते हैं तो ये चला गया, तो बच क्या गया, लेफ्ट साइड में दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी लेफ्ट साइड में आया आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COO Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, सॉरी प्लस नहीं, थर्ड वाले को हमने क्या किया, माइनस किया था, NaCl इज इक्वल टू, राइट साइड क्या बच गया, CH3 COOH, ओके, और ये क्या बचा, प्लस मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, ओके। और ये किसका वैल्यू होता है, इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो मैं लिख सकता हूं इसको, दैट इज स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH। अब आपको पहले बोला कि इसका और इसका, बाय नोइंग दिस ऑफ दिस एंड दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो आपको दिया हुआ रहेगा या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर मुझे इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लाना है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कभी कभी कि आपको यहाँ पे ट्वाइस आ जाए, अब ट्वाइस कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको इस इक्वेशन से 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली एलिमिनेट करना क्या है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्व करके वीक इलेक्ट्रोलाइट लाना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको साइड में रख दीजिए कि अपने को बेसिकली चाहिए क्या, ये और ये आयन चाहिए। तो हमने क्या किया, जो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसको उसके कोहलर्स लॉ के फॉर्म में लिख दिया कि इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो उसके आयंस के बराबर होता है, तीनों को लिख दिया। और फिर टारगेट क्या था, वो लाना CH3 COO माइनस H प्लस। तो हमने देखा कि यानी मुझे इन तीनों इक्वेशन में सब मिला करके भी ये दोनों रखना है और बाकी सब को हटाना है। तो कैसे हटेगा, तो सिंपली वो मैथ्स है कि एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं, कि अगर मैं इसको निगेटिव कर दूं तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, तो बच गया कि आपका सिर्फ ये 2 वाला पार्ट, ठीक है। तो उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोहलर्स लॉ का यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोइंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो दिया रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो जो दिया रहे उसका इसमें कुछ यूज नहीं करने का, उसको साइड में रख दीजिए, वो आपका टारगेट हो गया कि मुझे टारगेट लाना है कि ये लाना है। अब इसको कैसे, मैंने पहले तोड़ दीजिए, उसके बाद क्या हो सकता है किसी को 2 से डिवाइड करना पड़े, किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टेप लेकिन वही है, तीनों को लिख दीजिए, उसके बाद ऐसा कीजिए कि सिर्फ ये बच के बाकी पोर्शन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ टू फाइंड व्हाट the limiting molar conductivity of weak electrolyte, okay। now इसके बाद में दूसरा एप्लीकेशन है कि आप इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी फाइंड कर सकते हैं।
with the help of Collar's law. So determination of degree of dissociation of weak electrolyte. दूसरा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन छोटा है, फॉर्मूला बेस्ड है. So determination of degree of dissociation. Second application है determination of degree of dissociation of weak electrolyte. ठीक है, हमने देखा था कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो इन दैट कंडीशन उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो आपका बढ़ जाता है. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक रेशियो है. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को अल्फा से इंडिकेट करते हैं. दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte, that is alpha, is the ratio of limiting molar conductivity at particular concentration. ठीक है, सिंबॉलिकली मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ. पर्टिकुलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन. पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि 10 मोलर हो, 5 मोलर हो, 2 मोलर हो, इस तरह से पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी, अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. यानी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन. लिमिटिंग के लिए यदि मैक्सिमम होता है तो उसको हम लैम्डा नॉट एम से इंडिकेट करते हैं. एंड अगर ये सी लगा हुआ इसका मतलब है कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हो सकता दिया हुआ कि 2 मोलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 5 मोल कंडक्टिविटी क्या है, वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगा. तो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं. एंड अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो हम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम में भी आया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं. यानी विद द हेल्प ऑफ अल्फा वी कैन आल्सो फाइंड. ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला. सो विद द हेल्प ऑफ अल्फा वी कैन फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ weak electrolyte as, that is Ka, degree of dissociation, concentration alpha square 1 minus alpha. ये exactly क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में आया था. ठीक है, तो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय कंसंट्रेशन. जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ले रहे हो वो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, तो ये 2 एप्लीकेशन है कोलार्स लॉ का. पहला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ नोइंग सम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर पता हो तो वीक का हम फाइंड कर सकते हैं. दूसरा था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें फैराडेज लॉ आएंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट उसके सेल्स आएंगे, ठीक है।